काश हमारा व्यक्तित्व भी समुद्र जैसा गर्मा युक्त हो। सूर्य की गर्मी से समुद्र जल की ऊपरी सतह गर्म हो जाती है और वह गर्म पानी ध्रुवों की आकर्षण शक्ति से खिंचकर उत्तर या दक्षिण की ओर भागने लगता है। नमक की मात्रा इस ऊपरी सतह से नीचे खिसक कर तली वाले पानी में बढ़ जाती है। वह इतना गाढ़ा और भारी हो जाता है कि एक तरह से अचल बनकर ही रहता है। जिस प्रकार धनी मानी और सुविधा संपन्न वर्ग के लोग संपत्ति पाकर अचल हो जाते हैं, उनकी प्रगतिशीलता, नम्रता और गर्मी समाप्त हो जाती है, ऐसी ही जड़ता या अधिक नमक घुला नीची सतह का पानी भी पकड़ लेता है। ऊपरी सतह में गर्मी रहती है। श्रमशीलता और कर्मठता की गर्मी मनुष्य को भी हल्का फुल्का और गतिवान बनाए रहती है, और यही बात समुद्र की ऊपरी सतह के जल के बारे में भी है। धरती पर जल 90% है और थल केवल 70% है और थल केवल 30% है। हम इस थल की उधेड़ बुन में ही लगे रहते हैं। उसी को जो आंखों से दिखाई पड़ता है सब कुछ मान बैठे हैं। चमकीला चंद्र खिलौना हमारे आकर्षण का केंद्र बना और पर्वत जितनी धनराशि खर्च करके वहां तक पहुंचने का प्रयत्न किया गया। विडंबना यह है कि जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता वह समुद्र गर्भ अत्यधिक उपयोगी, बहुमूल्य और निकटवर्ती होते हुए भी उपेक्षा का पात्र बना रहा। यदि उसके संबंध में भी आकाश की तरह खोज की गई होती तो मनुष्य ने अब की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधा एवं संपत्ति को करतलगत कर लिया होता। पर इस मानवीय बुद्धि की स्थूलता को क्या कहा जाए, जो प्रत्यक्ष पर ही ध्यान देती है और उसे महत्वहीन समझती है, जो आंखों से ओझल है। आंतरिक जीवन, विचार संपन्नता का वैभव भी कब हमारी समझ में आता है। मात्र कागज के नोट बटोरने में ही जिंदगी का बहुमूल्य भाग ऐसे ही अस्त व्यस्त और नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। समुद्र की गहराई और उसकी भीतरी बनावट आश्चर्यजनक है। उसके भीतर प्रायः 40,000 मील लंबी तो पर्वत श्रृंखलाएं ही फैली हुई हैं। दूसरी ओर सामान्य तल से काफी गहरी और 8 से 30 मील तक चौड़ी खाइयां भी सर्वग्रासी मुंह फाड़े सहस्त्रों मील जगह घेरे पड़ी हैं। मनुष्य का अंतरंग भी कितनी ही विकासोन्मुख पर्वत श्रृंखलाओं से भरा पड़ा है और साथ ही उसमें पतन की महागर्त दुष्प्रवृत्तियों का विस्तार भी कम नहीं है। सन 1873 ईस्वी में अन्वेषक चैलेंजर ने अटलांटिक महासागर का एक नक्शा तैयार किया था। उन दिनों वह सर्वांगपूर्ण माना गया था। अब उसमें बहुत सुधार कर दिए गए हैं। प्राचीन काल में मानवीय चेतना के संबंध में बहुत कुछ कहा जा चुका है, पर उसे अंतिम नहीं कहा जा सकता। क्रमिक विकास की प्रक्रिया ने अब चेतना तत्व संबंधी ऐसे रहस्यों का उद्घाटन किया है जिनसे पूर्व प्रतिपादनों में 4 चांद ही लगे जाते हैं। अटलांटिक सागर यों एक है, पर उसके गर्भ में फैली हुई श्रृंखलाओं ने भीतर ही भीतर उसे दो भागों में विभक्त कर रखा है। इस विभाजन का प्रभाव उस समुद्र के जल बहाव को भी प्रभावित करता है। यद्यपि यह विभाजन आंखों से या साधारण उपकरणों से समझ में नहीं आता, तथापि वह है तो है। मनुष्य सत्ता यूं एक है, पर उसके भीतर देवता और असुर का विभाजन स्पष्ट है। इन दोनों में जिसकी जितनी ऊंचाई चौड़ाई होती है, उसी आधार पर जीवन दिशा प्रभावित एवं गतिशील होती है। उन्नति अवनति का दिशा निर्धारण का सारा आधार इसी भीतरी स्थिति पर ही निर्भर रहता है। यों देखने में यही लगता है कि परिस्थितियों ने एवं चेष्टाओं ने ही सब कुछ करके रख दिया है। समुद्र की पर्वत श्रृंखलाएं जल प्रवाह को गति देती हैं और मानवीय अंतरंग की शुभ अशुभ स्थिति उसे किसी विशेष दिशा में बढ़ने के लिए बाध्य करती है। शोधकर्ता हैरी हैस ने प्रशांत महासागर का सर्वेक्षण करते हुए उस समूह के गर्त में ऐसे द्वीप ढूंढे हैं जो कभी पानी से ऊपर थे।
किंतु धरातल की उथल पुथल के कारण वे समुद्र में डूब गए। ऐसे हजारों अभागे द्वीपों के संबंध में प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं जो कभी भूतल की शोभा बढ़ा रहे थे, किंतु अब अतल गहराई में जाकर सबकी दृष्टि से ओझल और अपनी प्राकृतिक सौंदर्य सुषमा से वंचित हो गए हैं। ठीक इसी तरह आज के कितने ही भूखंडों को किसी समय का समुद्र तल घोषित किया जा चुका है। ऐसे कितने ही हिमाच्छादित पर्वत हैं जो कभी समुद्र में डूबे पड़े थे। प्रवृत्तियों के उछाल प्रबल परिस्थिति बनकर सामने आते हैं और व्यक्तियों को नीचे से ऊपर उठाते अथवा ऊपर से नीचे गिराते देखे जाते हैं। प्रकृतिगत उथल पुथल थल को जल में और जल को थल में बदल सकती है। आंतरिक उथल पुथल भी यदि कल्पना मात्र न रहकर प्रचंड संकल्प शक्ति के रूप में उदय हो तो आज की उपेक्षा कल का जीवन क्रम आश्चर्यजनक रीति से बदला हुआ पाया जा सकता है और उसके दूरगामी परिणामों को देखकर अजनबी दर्शक अवाक रह सकता है। हिंद महासागर में 8000 फीट ऊंची और 3600 मील लंबी एक पर्वत श्रृंखला है। यह अंडमान द्वीप समूह के समानांतर चलती है। यह इंडोनेशिया और भारत तक फैले हुए समुद्र को भीतर ही भीतर 2 भागों में विभक्त करती है और अफ्रीका तक चली गई है। इसे ढूंढ निकालने वाले नाविक अल फानमी निकेतन का दावा था कि यह पर्वत श्रृंखला अति प्राचीन काल में भूभाग थी और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा एशिया को एक ही थल भाग बनाए हुए थी। इस भूखंड के समुद्र तल में डूब जाने के कारण यह तीनों महाद्वीप अलग अलग बने। पहले इतनी बड़ी भूमि एक ही विस्तार वैभव की श्रृंखला से जुड़ी थी। समाज और परिवारों की संयुक्त प्रक्रिया कितनी सुविधाजनक एवं कितनी शक्तिशाली है, इसे मानने में किसी की कोई आपत्ति नहीं हो सकती। संगठन या एकता की शक्ति इस संसार की मूर्धन्य सामर्थ्यों में से एक है, किंतु दुर्भाग्य इसे कहीं भी अक्षुण्ण नहीं रखता। आए दिन बंटवारे होते रहते हैं और इसके दुखदायी परिणाम दुर्बलता एवं विशृंखलता के रूप में सामने आते रहते हैं। असुविधाएं बढ़ती हैं और अड़चनें खड़ी होती हैं, जैसा कि अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया की अर्वाचीन पृथकता और प्राचीन एकता की तुलना करने से स्पष्ट हो जाता है। थोड़ा सा भूखंड डूबा, स्वयं मरा और पीछे वालों के लिए अड़चनें खड़ी कर गया। ठीक इसी प्रकार कुछ स्वार्थी तत्व व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए एकता को नष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। समझते हैं सबके साथ रहने में नहीं, उछलकर चलने और अलग रहने में लाभ है। इसका परिणाम क्या हो सकता है, यह इस पर्वत श्रृंखला से पूछना चाहिए, जिसने सामान्य से असामान्य बनने की उछल कूद की और छब्बे बनने की इच्छा वाले चौबे के डूबे रह जाने वाली उक्ति को चरितार्थ करके रह गई। वह स्वयं डूब गई, अपनी स्थिति दयनीय बना ली, साथ ही उन भूखंडों के लिए चिरकालीन विपन्नता खड़ी कर दी जो पृथक पृथक उपर्युक्त 3 महाद्वीपों के रूप में दिखाई पड़ते हैं और जिनका अलगाव असंख्यों के लिए असंख्य समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। भारत पाकिस्तान का विभाजन भी इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण ही है। हिंद महासागर की सबसे अधिक गहराई 8 किलोमीटर नापी गई है, जो दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के समीप है। इस क्षेत्र के समुद्र तल में काली मैग्नीज, लोहा, तांबा, टिन, निकेल, जस्ता,
मॉलिब्डेनम आदि धातुओं का प्रचुर भंडार जमा पड़ा पाया गया है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच टिन धातु का इतना बड़ा भंडार है जितना सारा पृथ्वी पर भी नहीं है। यह धातु संपदा उथले समुद्रों में अपेक्षाकृत कम अनुपात में पाई जाती है। गहराई और संपदा का सीधा संबंध है। उथले ओछे मनुष्य अपनी तड़क भड़क दिखाते फिरते हैं, पर उनका व्यक्तित्व दिवालिये कंगालों जैसा रहता है, जिनमें गंभीरता, गहराई, शालीनता, गरिमा और दूरदर्शिता है। उन्हीं भारी भरकम कहे जाने वाले, महान समझे जाने वाले व्यक्तियों में अनेक स्तरों की संपदाएं एवं विभूतियां पाई जाती हैं। वैभव दिखाई भले ही ना पड़े, पर आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कभी भी हो सकता है। अगले दिनों जब धरती वालों को धातुओं की कमी पड़ेगी, तब निश्चित रूप से इसी समुद्र तल में छिपे भंडार को ऊपर लाया जाएगा। परिष्कृत व्यक्तित्व गहरे समुद्रों की तरह हैं। उनकी महानता यूं विज्ञापित भले ही ना होती हो, पर अवसर आने पर उसका बहुमूल्य उपयोग हो सकता है, और उस उपयोग से संसार को असंख्य प्रकार के लाभों से लाभान्वित होने का अवसर मिल सकता है। जड़ और चेतन की एकता सिद्ध करने वाला एक अद्भुत प्राणी समुद्र में पाया जाता है, जिसे कोरल पॉलिप्स कहते हैं। बोतल जैसी आकृति का यह प्राणी किसी समुद्री चट्टान को पकड़कर बैठ जाता है, कहीं आता जाता नहीं। इसमें विचित्र आकर्षण शक्ति होती है। उसी से उस क्षेत्र में बिखरी रहने वाली कोरेलिनेसी नामक समुद्री वनस्पति खिंचती चली आती है और उस कीटक के शरीर में लिपटकर आत्मसात होती रहती है। कीड़ा बढ़ता रहता है और मूंगे की चट्टान बनती रहती है। ये चट्टानें बढ़ते बढ़ते ऐसे मजबूत और विशालकाय द्वीपों का रूप धारण करती हैं, जिनका भारी तूफान और भूकंप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मूंगा बहुमूल्य पदार्थ है, जो सस्ते रत्नों में गिना जाता है और चावपूर्वक गरीब अमीरों द्वारा आभूषणों के साथ धारण किया जाता है। मूंगा जड़ भी है और चेतन भी। चेतन इसलिए कि उसकी उत्पादक सत्ता सजीव है, जड़ इसलिए कि उसे निर्जीव चट्टान की तरह देखा और काम में लाया जा सकता है। यह समस्त विश्व जड़ चेतन सत्ता से उसी प्रकार समन्वित है जैसे कि मूंगा। जड़ के बिना चेतन की अनुभूति नहीं होती और चेतन के बिना जड़ की हलचलें संभव नहीं। इसलिए जड़ बुद्धि संसार को पदार्थ मानती है और सचेतन प्रज्ञा के लिए यह समस्त संव्याप्त चेतन ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। परिस्थितियों और साधनों की प्रगति के लिए आवश्यकता असंदिग्ध है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि यह सहायता व्यक्तिगत चुंबकत्व के बिना किसी के पास खिंचती हुई नहीं आ सकती। मूंगा कीट कहीं जाता नहीं, अपने आकर्षण से ही आहार के उपयुक्त वनस्पतियों को घसीटकर पास बुला लेता है और वे सहज ही अपनी वरमाला उस प्रचंड पुरुषार्थी के गले में डालकर समर्पित होती चली जाती हैं। घास के समर्पण और मूंगा के चुंबकत्व को अन्योन्याश्रित देखा जा सकता है और यह अनुभव किया जा सकता है कि दोनों पक्ष एकाकी रहने पर नितांत दुर्बल थे, पर उस एकाकार स्थिति ने कैसा चमत्कारिक परिणाम प्रस्तुत किया। तुच्छ सी घास मूंगा जैसी बहुमूल्य बन गई और अपने में चुंबकत्व उत्पन्न करके वह तुच्छ सा कीटक विशालकाय एवं प्रशंसा पात्र रत्नद्वीप बन गया। जिन व्यक्तियों ने अपने में मूंगा कीट जैसा चुंबकत्व उत्पन्न किया, वे स्वयं धन्य बने और अपने साथी सहयोगियों को धन्य बनाया। इस रहस्यमय प्रशिक्षण को मूंगा कीट उन बुद्धिमान कहलाने वाले मनुष्यों के सामने प्रस्तुत करते रहते हैं जो समुन्नत बनने के इच्छुक तो हैं, पर प्रगति के मूल्यवान सिद्धांतों से प्रायः अपरिचित ही बने रहते हैं।